आप बाल भारती की वेबसाइट पर जाकर देखिए कि वहां पर निसाब अवेलेबल है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल सही सर। यहां पर इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे महाटेट.in पर तो आप वहां देखेंगे कि 2-2.5 सफ़े में निसाब खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु में टीईटी का निसाब 90 सफ़ात में पूरी तफसील से बयान किया गया। मुकर्रमी नाज़रीन, IJ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम आपका पुरतपा खैर मकदम करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ IJ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हैं शहर अज़ीज़ मालेगांव की एक नामवर इल्मी व अदबी शख्सियत, जिन्हें मेरी दानिस्त में मैं कहना चाहूँ तो फ़न तालीम व तरबियत में यद तूला रखते हैं आली जनाब डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, हालांकि इलियास वसीम सिद्दीकी सर की शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, हर छोटा बड़ा शख्स सर को बखूबी जानता है। फिर भी मैं आपको मुख्तसरन बताता चलूँ कि डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब एक बेहतरीन शायर व अदीब हैं, साथ ही साथ आप उस्ताजुल असातिज़ा और उस्तादुल शुअरा भी हैं, तंज़ मिज़ाह निगार हैं, नहायती मोतबर मौर्रिख़ और मुहक़्क़िक़ हैं, बेशुमार मोतबर किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जाग मेरे शहर नाम से एक कॉलम हुआ करता था, तो ये जो सिलसिला था एक कॉलम नवीसी की दुनिया में एक नया इनकलाब था, जो अज़ीज़ व मोहतरम आली जनाब डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब का ही था। हाज़रीन, आप तदरीस के मुतालिक जानते ही हैं कि सर एक बेहतरीन मुदर्रिस भी रहे हैं और उस मामले में भी आपने डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि सर ला जो कानून होता है उसकी भी डिग्री रखते हैं और उससे भी सर ने LLM किया हुआ है। हमारा आप बखूबी जानते हैं कि किसी भी समाजी, तालीमी, अदबी वो सियासी प्रोग्राम में डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब की मौजूदगी ही उस प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत हुआ करती है। साथ ही साथ मौसूफ मौसीकी के भी रमूज़ व औक़ाफ़ से बखूबी वाक़फ़ियत रखते हैं। शहर अज़ीज़ मालेगांव में एक अलग और मुनफरिद इल्मी, समाजी और एक मुनफरिद सियासी शख्सियत के बतौर आप अपनी एक बावकार शनाख्त रखते हैं। हाज़रीन मोहतरम, आइए हम आज डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी सर से एक नहायत अहम मौजू जो आज भी ज़ेर बहस है कि TET, हमारा आप जानते हैं कि TET इम्तिहान क्या होता है। आइए हम डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी सर से मालूम करते हैं कि सर, मेरा एक सवाल ये है, जिसे हम देखते हैं कि आज बेशुमार डिग्री याफ्ता बेरोज़गार मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात जॉब की तलाश में हैं, नौकरी और रोज़गार की तलाश में हैं, तो TET के इम्तिहान की कितनी अहमियत है उस मुतालिक से? IJ एकेडमी यूट्यूब चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक अहम मौजू पर मुझे शिरकत की दावत दी। TET, जिसका फुल फॉर्म है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये बिल्कुल एक नया फिनोमिनन है। उससे पहले मैं तमहीदी तौर पर 2-4 कलिमात आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ तमाम नाजरीन के लिए, और ख़ास तौर पर उनके लिए जो मुस्तकबिल में टीचर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, कि हम लोग ख़ास तौर पर उर्दू वाले अक्सर ये देखने में आया है कि हम अपने लिए रिज़र्वेशन और इस किस्म की चीज़ों के मुतालबात अक्सर पेश करते रहते हैं। जी सर, बिल्कुल। लेकिन मेरी ज़ाती सोच अगर आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान में इतने मौक़े हैं और इतनी लंबी कतार है मौक़े की कि अगर हम लोग मेहनत कर लें तो हम दीगर लोगों के मुकाबले में ये सारे मौक़े छीन कर अपने हाथ में ले सकते हैं। बदकिस्मती से हमसे वो मेहनत होती नहीं। जी, हुकूक भीख की शक्ल में मांगना मुझे पसंद नहीं है।
बहुत अच्छी बात कही सर आपने। मैं ऐसा मानता हूं कि आप कोई भी एक, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैंने मेरे फर्जंद के अखबार गुलशन रोजगार में एक एडिटोरियल लिखा था, उसका उन्वान था 100% रिजर्वेशन। क्या बात है। अगर हम लोग यूपीएससी के एग्जाम में जाएं और उसमें कामयाबी पाएं तो जितने लोग बैठे हैं उनको पास होने से कौन रोक सकता है? कौन सा रिजर्वेशन हमको चाहिए? हम उसमें चाहे जितने लोग बैठे, चाहे जितने कामयाब हों, हम बस मेहनत हमसे होना चाहिए। ये मौके बहुत ओपन हैं, बहुत खुले हुए हैं और हर तरफ बिखरे हुए भी हैं। जी सर। ये जो टीईटी का मामला है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो गवर्नमेंट ने शुरू किया, इसकी तमहीदा मैं आपको बता दूं, रिजर्वेशन के ताल्लुक से मैं बहुत वाजे अपने ख्यालात रखता हूं। बिल्कुल सही। मैं रिजर्वेशन को पसंद नहीं करता। मैं अक्सर कहा करता हूं, जब रिजर्वेशन नहीं था तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जैसी जीनियस शख्सियत पैदा हुई। बहुत खूब सर, क्या बात कही आपने। और 70 बरस के रिजर्वेशन ने दूसरा अंबेडकर पैदा नहीं किया। बिलाशुबा ये खुद बाबा साहेब की अपनी मेहनत, अपनी कोशिशों, इंतहाई नामसाइद हालात में जो उन्होंने कोशिशों, जो उनकी सवानें पढ़िए तो आप हैरतज़दा रह जाएंगे। ऐसे हालत में उन, तो हम क्यों नहीं मेहनत कर सकते? टीईटी भी, ये भी मेहनत मांगता है। लेकिन आगे की पूरी तफसील बताने से पहले मैं आपको इसकी वजह तस्मिया बता दूं, ये कहाँ से उबला, कहाँ से निकला। हुआ ये कि मरकजी हुकूमत ने एक एक्ट पास किया और उसका नाम है राइट टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन एक्ट 2009। इस एक्ट ने पहली से 8वीं तक की तालीम हर बच्चे के लिए, जरूरी नहीं, फ्री कंपलसरी, और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि उसके साथ ही साथ बुनियादी हक के तौर पर तस्लीम की गई। बहुत खूब। अब इसको फंडामेंटल राइट हो गया हमारा कि हम 8वीं तक की तालीम, उसी एक्ट में यह भी लिखा है कि तालीम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पहली से 8वीं तक पास होते चले जाएं और आपको कुछ ना आए। इसका मतलब ये है, गवर्नमेंट ने उसमें एक्ट में लिखा है कि हमारी तालीम से हमारी मुराद है क्वालिटी एजुकेशन। बहुत सही बात। क्वालिटी एजुकेशन उसमें एक्ट में लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा कि क्वालिटी एजुकेशन कौन देगा तलबा को? जाहिरी बात है, क्वालिटी टीचर्स देंगे। बहुत खूब सर, बहुत अच्छी बात। क्वालिटी टीचर्स कहाँ से आएंगे? जब तक का हम उसको जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, उनकी सलाहियतों को का टेस्ट नहीं लेंगे, तब तक हमको क्वालिटी टीचर्स मिलेंगे कहाँ से? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए ये शर्त रखी कि पहली से 8वीं तक का पढ़ाने वाले जितने भी असातिज़ा हैं उनको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना ज़रूरी है। ये उसी एक्ट में लिखा हुआ है और इसी के मुताबिक सारी रियासतों ने, मुल्क की सारी रियासतों ने अपने अपने तौर पर टीटी का एग्ज़ाम शुरू किया और टीचर भर्ती में इसका फ़ायदा लेते रहे। महाराष्ट्र हुकूमत ने, हम लोग चूँकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं जी, इसलिए इसलिए मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र हुकूमत ने इस कानून के मुताबिक 13 फरवरी 2013 को एक जीआर जारी करके प्राइमरी एजुकेशन के लिए चंद शराइत नाफिज की। वो शराइत क्या थी? शराइत ये थी कि पहली से 5वीं तक पढ़ाने वाले टीचर को, पहली था 5वीं, याद रखिए, 3 चीज़ें होना है उसके लिए ज़रूरी। नंबर 1, वो 12वीं पास हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सवाल वो नहीं। नंबर 2, वो डीएलएड या डीएड या डीटीएड जो भी उसका नाम हो वो कामयाब करे। 12वीं में यानी हायर सेकेंडरी में उसकी मार्क्स 50% से कम ना हो जी। और आखिरी ये कि वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कामयाब हो जाए। ये 3 शर्तें पहली से 5वीं तक के पढ़ाने के लिए उसने रखी।
बिल्कुल। उसके बाद 6ठी से 8वीं तक इन क्लासों में पढ़ाने की जो शराइत हुकूमत ने रखी इसी जीआर में, यानी 2013 के फरवरी के जीआर में उसने ये कहा कि 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने वाला शख्स, टीचर, एक तो ग्रेजुएट हो, बिल्कुल सही, नंबर 2, और फिर ग्रेजुएट के साथ साथ बीएड हो या 2 साल का इस किस्म का एजुकेशनल कोई भी कोर्स उसको इक्विवेलेंट कोर्स जरूरी, इक्विवेलेंट कोर्स एक पास होना जरूरी है। और तीसरी चीज है कि टीईटी होना चाहिए। ये टीईटी अभी इसकी तफसील मैं आपको बता दूंगा, मैं बहुत तफसील में सिर्फ जो बुनियादी बातें आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही। तो अब ये टीईटी रिश्ते ही नहीं है कि इतना ही नहीं है, सारे कवानीन जो हुकूमत ने बनाए उसमें तमाम स्कूलें, तमाम मैनेजमेंट, हर मीडियम की स्कूल, इम्तिहानात के तमाम बोर्ड, सब के लिए लाजमी करार दिया गया कि वो टीईटी के बगैर कोई भी अपॉइंटमेंट ना करे। हाँ करें। ये अलबत्ता एक एक्सेप्शन है उसमें, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन एंड म्यूजिक, इन सब्जेक्ट में अगर कोई शख्स, कोई टीचर होता है उसको टीईटी करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको वैसे ही अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में टीईटी की 2 शक्लें हैं जैसे कि ऊपर बताई गई। बिल्कुल सही। 1ली से 5वीं तक पढ़ाने वालों के लिए पेपर नंबर 1, पेपर फर्स्ट रखा गया, और 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने वालों के लिए पेपर सेकंड रखा गया। इसमें कौन बैठ सकता है मैं आपको बता दूं, डीएड कामयाब, बीएड कामयाब, या डीएलएड साले दुआम में तालीम हासिल करने वाला ज़ेर तरबियत मुअल्लिम, या बीएड साले दुआम में तालीम हासिल करने वाला ज़ेर तरबियत मुअल्लिम, ये सारे लोग टीईटी के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। बेहतर मैं ये समझता हूँ कि हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के ताल्लुक से तफसील जो जी है बिल्कुल, वो मुख्तसरन दोनों की अलग अलग हासिल कर लें ताकि एक दूसरे में मिक्स ना होने पाए मालूमात। तो टीईटी 1ली से 5वीं पढ़ाने वालों के लिए पेपर फर्स्ट है। मैं आपको पेपर फर्स्ट की तफसील बता दूं। इसमें 12वीं पास, डीएलएड कामयाब या साले दुआम में ज़ेर तालीम, मैंने बता दिया है कि इसमें अपीयर होने के लिए आपकी तालीमी लियाकत ये होनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें पास परसेंटेज टीईटी में 60% है ओपन कैटेगरी वालों के लिए जी, और रिजर्व कैटेगरी और ओबीसी वगैरह के लिए 55% है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि एक पर्चे में ओपन वालों के लिए 90 मार्क्स हासिल करना ज़रूरी है और रिजर्व के लिए कम से कम 83 मार्क्स। पेपर टाइप ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, 4 जवाबात में से एक सही जवाब चुनना फिल करना रहे। कुल सवालात 150 होंगे, कुल मार्क्स 150 होगी, कुल वक्त 150 मिनट का होगा। इस तरीके से आप पास होने के लिए आप 90 मार्क्स हासिल कर लें, या ओबीसी है और रिजर्व है तो 83 मार्क्स हासिल कर लें। इस तरीके से आप पास हो सकते हैं। इस पेपर में, पेपर फर्स्ट में 5 हिस्से हैं, हर एक की 30-30 मार्क्स है। इस तरीके से 150 मार्क्स हो जाते हैं। ये 5 हिस्से कौन से हैं? पहला हिस्सा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप जानते हैं बच्चों की तरबियत, और पेडागोजी मतलब टेक्निक ऑफ टीचिंग को पेडागोजी कहते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट ये दूसरा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सेकंड ये तीसरा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स ये चौथा है, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये 5वां है। इस तरीके से 150 मार्क्स। अभी 1 मार्क का एक सवाल होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जी। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी मार्क्स कमाएंगे, उतनी आपको मार्क्स मिल जाएगी उसमें से। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पेपर के लिए सिलेबस क्या है। मैं आपको बताऊं,
सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ है mahated.in जो लिंक है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, उसमें लिखा हुआ है कि इन 5 मज़ामीन के लिए पहली ता 5वीं जमात तक का मौजूदा निसाब रहेगा। इस पर थोड़ी सी मैं आखिर में बहस करूंगा, और अगर भूल जाऊं तो आप याद दिला। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस के ताल्लुक से। मैंने बच्चों को बहुत परेशान देखा है। लेकिन पहली से 5वीं तक का मौजूदा निसाब रहेगा, लेकिन उसका डिफ़िकल्टी लेवल जिसको हम लोग सतह इश्काल कहते हैं वो 10वीं जमात तक का होगा। 10वीं जमात तक का जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, लेकिन टॉपिक्स जो हैं वो पहली से 5वीं तक के निसाब के ही रहेंगे। पहला टॉपिक लीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें डीएलएड में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ाया जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के टॉपिक में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो हिस्सा है, और ये उन तलबा के लिए जिनकी उम्र 6 साल से 11 साल तक की है, उसी को पढ़ा जाए, उसी को तरफ तवज्जो दी जाए। इसके अलावा इसी सेक्शन में, यानी ये पहले 30 मार्च में स्पेशल नीड रखने वाले तलबा, कोई अपंग होगा, कोई ब्लाइंड होगा, कोई कम सुनने वाला होगा, इस तरीके से जो स्पेशल नीड्स जिनकी है, ऐसे तलबा की खुसूसियात और उनकी ज़रूरियात की स्टडी आपको उसी बेसिक करना है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। फिर उस पर स्कूल का रिस्पांस क्या है, अच्छे टीचर की क्या खुसूसियात होती हैं, ये सारे टॉपिक आपको ये 30 मार्च में कवर करने हैं। इसकी तैयारी के लिए डीएलएड के मौजूदा निसाब की किताबें जो है रेफर की जा सकती हैं। दूसरा है लैंग्वेज फर्स्ट, दूसरा टॉपिक, ये ज़ुबान अव्वल। आमतौर पर इसमें आदमी अपनी मादरी ज़ुबान लेता है, बिल्कुल। जैसे उर्दू वाले उर्दू लेंगे, मराठी वाले मराठी लेंगे, तो हम उर्दू चुनेंगे और ज़बान अव्वल में हम, क्योंकि हमको उर्दू मीडियम से पढ़ाना है, उर्दू स्कूलों में पढ़ाना है, इसलिए हमको फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू रखना मेरे लिए, मैं समझता हूँ, ज़रूरी है। अब अगर सेकंड लैंग्वेज हमारे लिए एक चांस है उर्दू वालों के लिए, आप चाहे तो इंग्लिश रखें, चाहे तो मराठी रखें, तो उर्दू और मराठी में से कोई एक हम लोग ले सकते हैं। आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग इंग्लिश का इंतखाब करते हैं, तो बाकी इंग्लिश में तो वो जो ग्रामर की चीज़ें हैं, बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं जो ग्रामर की हैं, उसमें से सवालात पूछे जाते हैं। लेकिन आप इंग्लिश की किताबें रिफ़र करके देख लीजिए पहली से 5वीं तक के, उसमें जो टॉपिक मिले आप उसकी स्टडी। यहाँ पर सर बेसिक ग्रामर होता है, बेसिक ग्रामर है, और रिलेटेड टू द टेक्स्ट से रिलेटेड रहता है, लेकिन बेसिक ग्रामर होता है। अब मैथ्स देख लीजिए जी, इसमें मैथ्स की बेसिक मालूमात, प्रॉब्लम कैसे हल किया जाए, उसको हल करने की टेक्निक कैसे हो, और साथ ही मैथ्स की तदरीस की टेक्निक यानी पेडागोजी ऑफ मैथ्स, इस पर भी तवज्जो देनी, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वक्त मौका नहीं है, वरना मैं हर एक के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके बता सकता था। आपको सब चीज़ें उसमें mahated.in इस वेबसाइट पर मिल सकती हैं, लेकिन मैं, हाँ बोलिए। इसमें सर एक पॉइंट जैसे वो आता है माइक्रो टीचिंग जो होता है, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड हो सकता है, यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी उसमें हमको देखनी होगी, ज़रूरी है वो। एक बात ये ज़रूरी है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी को हम इस निसाब से बाहर को नहीं पढ़ेंगे जी, और उसमें से क्वेश्चन भी नहीं आते, इसलिए हमको तवज्जो देना है कि ये पहली से 5वीं तक हम क्या कर सकते हैं, और उसमें जितनी चीज़ें पूछी गई उसी को हम ज़्यादा तवज्जो दी। उसमें आप ये बोल सकते हैं कि उसके साथ ही साथ ये माइक्रो टीचिंग वगैरह किस्म की चीज़ें भी आ सकती हैं, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें, बिल्कुल सही, इसलिए उसको भी समझ लिया जाए। तो ये मैथ्स की बात होगी। 5वां और आखिरी टॉपिक है माहौलियात। आज माहौलियात का अलग से कोई अगर पेपर या किताब न भी हो, तारीख़, शहरियत, जोग्राफिया, जनरल साइंस और एनवायरनमेंट, ये सारे टॉपिक्स जो उन्वानात जो हैं, इसमें माहौलियात के तमाम मालूमात जो है वो शामिल है। उसको आप ज़रूर उसको देखिए, लेकिन इसके साथ ही साथ
माहौलियात की तदरीस की टेक्निक, यानी पेडागोजी ऑफ माहौलियात, पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, इस पर भी सवालात आएंगे, उसकी भी आपको तैयारी करनी है। इसके लिए मैंने कह दिया कि मौजूदा निसाब लागू रहेगा, बाल भारती की तैयार किरदा किताबों से मदद ली जा सकती है, लेकिन इस पेपर के लिए मेरा मशवरा ये होगा कि पहली से 5वीं जमात पर तकिया न कीजिए, पहली से 10वीं जमात तक की सारी किताबें इन 5 सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ जाइए, इंशाअल्लाह आप अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे। बहुत खूबसूरत। पेपर सेकंड की तरफ आते हैं। इसके लिए तालीमी लियाकत ग्रेजुएट पहले, या बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, वगैरह वगैरह, ये वो असातिज़ा हैं जो 6ठी से 8वीं तक तदरीस करना चाहते हैं। इसमें सवालात का पैटर्न यूँ रहेगा कि लैंग्वेज फर्स्ट 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड 30 मार्क्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स। अब उसके बाद, और इसमें भी वहाँ हमने 11 साल तक के तलबा की तफसीलात पढ़ी, अब ये बीएड है 6ठी से 8वीं, इसमें आपको 11 से 14 साल के तलबा की तदरीस के ताल्लुक से सवालात होंगे। टॉपिक वही रहेंगे, स्पेशल नीड रखने वाले तलबा, उनकी खूबियाँ, खुसूसियात, अच्छे टीचर की खुसूसियात वगैरह वगैरह, और मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए क्या क्या टेक्निक की खूबियाँ होती हैं पेडागोजी, इसके लिए भी बीएड की कोर्सेज मौजूदा किताबें बहुत अच्छी हैं और बहुत मुफीद हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद मैथ्स और साइंस, मैथ्स और साइंस ये हिस्सा उनके लिए है जो बीएससी हैं जी, उनको ये सेलेक्ट करना लाजमी हो जाता है, इसलिए उनको आपको लेना पड़ेगा मैथ्स और साइंस, और या एमएससी की डिग्री भी होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हिस्सा 60 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का मैथ्स, 30 मार्क्स का साइंस। इन मज़ामीन में प्रॉब्लम हल करने की सलाहियत, मैथ्स और साइंस पढ़ाने की टेक्निक, पेडागोजी पर सवालात होंगे। 6ठी से 8वीं तक का मौजूदा निसाब रहेगा, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल 12वीं जमात तक का रहेगा। इसलिए मेरा मशवरा यही होगा कि आप 12वीं जमात तक की तमाम किताबें रेफ़र करें। थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन करना चाहिए। अगर कुछ बगैर डोनेशन के, बगैर पैसे के आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तकर्रुरी चाहिए, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। और आखिरी है, इसको बे समझ लें, जो लोग बीए हैं, एमए हैं, वो सोशल साइंस लेंगे, ये उनके लिए जो बीए और एमए। इसमें निसाबी मालूमात के साथ साथ तारीख, जोग्राफिया, शहरियत वगैरह की तदरीस की टेक्निक यानी पेडागोजी, इस पर भी सवालात आपके आएंगे। इनकी मार्क्स भी 60 होगी, या तो ये दोनों में से इस तरीके से, ये भी 150 मार्क्स का पर्चा, 150 सवालात, 150 मिनट इस तरीके से। तो ये अगर आप एक दफ़ा टीईटी कामयाब कर लेते हैं तो 7 साल तक आप इत्मीनान से बैठ सकते हैं, और बदकिस्मती से इन 7 वर्षों में आपकी मुलाजमत आपको नहीं मिली, तब एक दफ़ा और टीईटी दे के कामयाब कर लेना। इससे ज़्यादा अब मैं आपको और क्या सजेस्ट करूं। एक बात और बता दूं कि अगर कोई उम्मीदवार ग्रेजुएट है जी और बीएड भी है या डीएड है, ग्रेजुएट, बीएड या डीएड है, तो वो दोनों पेपर में भी एक साथ बैठ सकता है। आमतौर पर फीस जो है, एक पेपर की 500, 2 पेपर की 800 होती है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए एक पेपर की 250 और दोनों पेपर की 400 होती है। तो ये इस पर मेरी अपनी तफसील ख़त्म होती है। मैं इसकी अहमियत अब आपके नज़दीक मैं आता हूँ अपने ख़ास टॉपिक की तरफ। अभी गुज़िस्ता साल के एंड में 18,000 असातिज़ा की भर्ती हुई, बिल्कुल इसी महाराष्ट्र में 18,000 मुख्तलिफ मीडियम से। ये सारे वो बच्चे थे, ये सारे वो टीचर्स थे जिन्होंने टीईटी भी कामयाब किया था, और टीएआईटी में भी अच्छी मार्क्स जिन्होंने मिलाई थी। ये आपको बता दूं, गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन उस वक्त
जब आप मुझे याद दिला देंगे। ज़रूर ज़रूर। इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये बताऊं कि ये जो भर्ती हुई टीचर्स की, कोई उनका एक पैसा खर्च नहीं हुआ, बिल्कुल उनकी सलाहियत के मुताबिक मेरिट की बुनियाद पर बिल्कुल शफाफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनकर, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये पॉलिसी जो है वो बहुत कामयाब है। आपको सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के मुताबिक चलकर उस पोस्ट को अपने लिए हासिल कर लेना है, छीन लेना है, और उसके लिए आपको सिर्फ टीईटी कामयाब करना ज़रूरी नहीं है, टीएआईटी में भी अच्छी मार्क्स हासिल करना ज़रूरी है। याद रखिए, गुज़िश्ता भर्ती में जो लोग टीएआईटी में टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, ये महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन उसके ज़रिए से मुनक़िद हुआ था, और इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारे लोगों ने किया। उर्दू वाले भी बहुत बड़ी तादाद में अपॉइंटमेंट उनको तकर्री मिली है। बस ये है कि आपको इसमें टीएआईटी में टीईटी कामयाब तो चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर नहीं चलेगा, लेकिन टीएआईटी में भी 125-150 तक अगर आप मार्क्स 200 में से मिला लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी न किसी मुकाम पर आपकी तकर्री होगी, ना आपका एक पैसा लगेगा, ना आपको किसी की सिफारिश की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपनी सलाहियत की बुनियाद पर चुने जाएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो कायदा लागू किया है और दीगर स्टेट ने भी जो लागू किया है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि ख़ास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन का लेवल और मेयार को बुलंद किया जा सके। एक बात बता दूं, रिजल्ट इसका 2-3% से ज़्यादा नहीं लगता। जी सर जी। अब आप हैरान होंगे, ऐसा क्यों? इलियास सर ऐसा बता रहे हैं कि भाई ये तो इतना सब कुछ खोल के बता रहे हैं और रिजल्ट 2-3% क्यों लगता है? तो मैं आपको बता दूं, बाज़ उलझने हैं। आइंदा जब भी टीईटी का ऐलान हो, एग्ज़ाम का ऐलान हो, तो मैं आपसे एक बात चाहूँगा, आप बाल भारती की वेबसाइट पर जाकर देखिए कि वहाँ पर निसाब अवेलेबल है कि नहीं। बिल्कुल सही सर। यहाँ पर इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे mahatet.in पर, तो आप वहाँ देखेंगे कि 2-2.5 सफ़े में निसाब ख़त्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु में टीईटी का निसाब 90 सफ़ात में पूरी तफसील से बयान किया गया। क्या बात, इसलिए वो लोग एक एक उन्वान देख देख के स्टडी करते हैं। ऐसा कुछ महाराष्ट्र को भी करने की ज़रूरत है, मगर इसके लिए आपको मुतालबा करना पड़ेगा। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन जो है उस तक हमारी बात आपको पहुंचानी पड़ेगी। ये बहुत सख्त मेहनत तलब बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात, आप टीईटी नहीं करना चाहते, सेंट्रल टीईटी भी एक चीज़ होती है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी, मरकज़ी हुकूमत सीबीएसई इसके निसाब के तहत मुनक़िद करती है। बहुत फ़र्क नहीं होता है, ये साल में 2 बार मुनक़िद होता है। अगर आप सीटीईटी कामयाब कर लेते हैं तो आपको टीईटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी दोनों में से आप जो चाहें दे। कई चीज़ें जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उसमें से एक ये है, आपको खुला अच्छे ढंग से तफसीली निसाब का मुतालबा करना होगा। अगर इसमें हमारे बच्चे बहुत गड़बड़ा जाते, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना उनकी समझ ही भी नहीं आता, इसलिए ये रिजल्ट कम लगता है। और हम उर्दू वालों का रिजल्ट तो 1.5% से ज़्यादा नहीं होता। कितनी बदनसीबी की बात है, ये क्यों है? तो हमको इसके बारे में, दूसरी बात ये कि हमारे अब तक के जो पर्चे हुए, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं रखता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने बहुत बारीकी से सारी चीज़ें देखी हैं कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन को शायद कॉम्पिटेंट टीचर्स नहीं मिले। वो बेचारों को उर्दू लिखना भी नहीं आता था, ऐसे पर्चे उन्होंने लिखे। तो ये नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेंट टीचर को महाराष्ट्र को ढूंढना चाहिए और उनसे ये पेपर लिखवाना चाहिए, उनसे पेपर निकलवाना चाहिए, चाहे जितनी राजधानी रखें आप, मगर टीचर तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये बहुत अच्छा मशवरा है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब आए नई तालीमी पॉलिसी में एक जुमला लिखा गया है, टू स्ट्रेंथन टीईटी सिस्टम। यस, हम इस सिस्टम को मजबूत तर करेंगे।
इसका मतलब ये कि आइंदा टीटी के बगैर आपका अपॉइंटमेंट होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही सर। इसलिए इस पर आज भी जो लोग इस पेशे में आना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो किसी एग्ज़ाम के ऐलान का इंतज़ार न करें, बल्कि उसको एक मिशन समझ के, अपना काम समझ के रात दिन उस पर मेहनत करते रहें। जब होगा एग्ज़ाम का ऐलान तब एग्ज़ाम दे लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम का ऐलान होने के बाद जब स्टडी शुरू करेंगे तो आपके पास बहुत कम वक्त रहेगा, इसलिए आपको उसमें तकलीफ हो जाएगी। नई तालीमी पॉलिसी इस पर जोर देती है, इसलिए हम सबको, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आपने ये मैं इसलिए तफसील से बताता हूँ, इसकी स्टडी मैंने हमेशा यहाँ पर शहर को ही नहीं पूरे महाराष्ट्र की रहनुमाई इस मामले में की है कि ये आपको जो करप्शन दूर करने की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये जो आपको अपनी सलाहियत की बुनियाद पर आपका इंतखाब होना है, ये सारी चीज़ें टीटी एग्ज़ाम के ज़रिए और टीएआईटी एग्ज़ाम के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं। आपको इसमें ये मौका हासिल है, सख्त मेहनत के साथ आप इसको हासिल कीजिए। मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आपने मेरे ये 2 लफ्ज़ सुने, यकीन है कि इसको आप दूसरों तक पहुंचाएंगे, और जो भी ज़रूरतमंद है टीटी के एग्ज़ाम में बैठना चाहता है उस तक ये सारी चीज़ें पहुंचा दें। इंशाल्लाह इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ। मुझे आपने इसका मौका दिया कि मैं अपने बच्चों में ये मालूमात पहुँचाऊँ उन तक, ताकि वो उनके अंदर एक हौसला बुलंद हो और वो इसकी तरफ राग़िब हों। उसके लिए मैं आपका और आपके आईजे एकेडमी चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर पर हमारे नूरुद्दीन नूर साहब हैं, इमरान सिद्दीकी और इमरान जमील साहब हैं। वो इमरान सिद्दीकी मेरे बेटे का नाम है, बार बार आवाज़ देता हूँ तो इसीलिए मैं, और ये भी कौन से मेरे बेटे से कम है। मैं इमरान जमील साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक अच्छा टॉपिक चुना और ये सारे लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जल्द मुझे यकीन है कि टीटी एग्ज़ाम का ऐलान होने वाला है। उससे पहले हम लोगों को अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। मुकर्रमी नाजरीन, अभी आपने देखा कि किस तरीके से आली जनाब डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी सर ने टीईटी एग्ज़ाम होता क्या है, टीटी एग्ज़ाम की कितनी नोक पलक होती है, उसके क्या रुमूज़ औक़ाफ़ है, उसकी क्या अहमियत व अफादियत है, किस निसाब का मुताला किया जाए, किस तरीके से टीटी एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, और जहनी तौर पर और अपने तालीमी तौर पर किस तरीके से हम अपने आप को उस एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। और सबसे अहम नुक्ता और नहायत अहम बात यह थी कि नई एजुकेशन पॉलिसी में टीईटी के मुतालिक क्या लिखा हुआ है, और आप ज़ाहिरी तौर पर यह समझ में आ रहा है कि टीईटी निज़ाम को मजबूत करने का मकसद, एक पॉइंट ये भी हो सकता है सर कि उसमें उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है या उसमें जांच का जो तरीका है उसको और ज़्यादा सख्त किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर इलियास सिद्दीकी सर ने जो बताया कि एक जो निसाब उसमें बताया गया, हम उससे बढ़ करके और ज़्यादा मालूमात हासिल करें और ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि टीटी एग्ज़ाम के ज़रिए आप बेहतरीन तरीके से रोज़गार हासिल कर सकते हैं। बिना पैसा खर्च किए हुए, बिना किसी को डोनेशन दिए हुए आप हासिल कर सकते हैं। ये तमाम मालूमात आली जनाब डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब ने हमें इनायत फरमाई। हम बहुत ज़्यादा उनके शुक्रगुजार हैं। आईजे एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से और जुमला जिम्मेदारान की जानिब से हम एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें अता किया और इंतहाई कीमती मालूमात बहुत ज़्यादा तगोदौ और मेहनत मशक्क़त के बाद जो आपने इतनी ज़ख़ीम मालूमात इकट्ठा की थी, एक मुख्तसर से वक्त में कॉम्पैक्ट तरीके से जो तो आवाम तक पहुँचाया और नहायत ही अहम मौजू को जो तो आवाम के सामने हमने पेश किया, इस बात पर हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हाज़रीन मोहतरम, आईजे एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते देखते रहिए। हम इसी तरीके से इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी ऐसे ही अहम मौज़ूआत को बरतते रहेंगे और आपके रूबरू मालूमात लेकर हाजिर होते रहेंगे। आपसे रुखसत लेता हूँ मैं नूरुद्दीन नूर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।